जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का अगेन हरियाणा ग्रुप डी 2026 की साइंस की क्लास में। आज साइंस की क्लास नंबर 30 है। तो सिलेबस तो जानते ही होंगे, हरियाणा ग्रुप डी में 15 नंबर की साइंस पूछी जाती है और हरियाणा पुलिस में भी कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए जो क्लास है ये बेहतरीन रहने वाली है। डेली सुबह 7 बजे आपको हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास, इंडिया जी के डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे। डेली मॉक टेस्ट चलता है, लाइव मॉक टेस्ट रात को 9 बजे। और व्हाट्सएप करके इस नंबर के ऊपर 230 रुपीज में आप हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और सभी क्लासेज अगर आपने पहले वाली नहीं की हैं, 1 जुलाई से हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी, अगर आपने वो क्लासेस नहीं की हैं तो फटाफट से जाकर कर लीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कर लीजिए और एक एक क्लास को अच्छे से कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल ऑर्गेनेल? इसमें से पूछा गया सेल ऑर्गेनेल कौन सा है। एंडोप्लाजिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी अपैरेटस गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, वैकुलो रसधानी। तो उपयुक्त सभी। भाई इसके अंदर सभी के सभी कोशिका के अंग हैं, कोशिकांग हैं। ठीक है, और जो कोशिकाएं जो हमारा कार्य करती हैं वो इन्हीं के माध्यम से करती हैं। एंडोप्लाजिक रेटिकुलम, इनका अलग अलग कार्य होता है। गोल्जी अपैरेटस यानी कि कोशिका के अंदर ये मौजूद होते हैं, सेल ऑर्गेनल हम इसको बोलते हैं, और इनका अलग अलग कार्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स और वैकुलो, ये सब किसके अंदर होते हैं? ये कोशिका के अंदर होते हैं, कोशिका अंगक हैं। नेक्स्ट बताइए, अंतःद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर देयर? ये 2 प्रकार की होती है भाई। कौन कौन सी? एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि रफ अंतःद्रव्य जालिका, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि स्मूथ अंतःद्रव्य जालिका में दोस्तों। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जिसको आप हिंदी में खुरदरी बोल सकते हैं। और एक कौन सी होती है? चिकनी होती है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये हमें खुरदरी ही दिखाई देती है। क्योंकि क्यों दिखाई देती है हमें खुरदरी? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक है, राइबोसोम पर प्रोटीन क्या होते हैं? संश्लेषित होते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। सही कथन क्या बोल रहा है? पहला बोल रहे हैं कि द गोल्जी अपैरेटस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। ठीक है, ये बोला कि जो गोल्जी उपकरण है उसका सबसे पहला विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। ठीक है, Golgi apparatus is a membrane-bound vesicle which is arranged in a parallel manner above one another called, हम उसको क्या बोल देंगे? सिस्टर्न। जैसे एक के ऊपर एक है ये, इस आप इस शेप से देख रहे होंगे गोल्जी apparatus। ठीक है, लाइसोसोम होता है, तो ये क्या बोलते हैं? कुंडिका बनाते हैं, कुंडी टाइप वैसे बनाती हैं। और ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स यानी कि परिवहन पुट्टिकाएं होती हैं। लाइसोसोम आर आल्सो फाउंड बाय द गोल्जी apparatus। तो सभी के सभी कथन इसके अंदर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई, कोशिका अंग अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ कौन करता है? इसने बोल रहे हैं कि हु डाइजेस्ट द ब्रोकन एंड वोर्न आउट पार्ट्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड क्लींस द सेल। ये बोले कि कोशिका के अंगक जो हैं, उनके जो टूटे फूटे जो भाग हैं उनको पाचित कौन करता है? और पाचित करके, डाइजेस्ट करके कोशिका को साफ कौन करता है? गोल्जी अपैरेटस या लाइसोसोम या साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया? तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लाइसोसोम। जैसे ये कोशिका है तो कोशिका के अंदर आप देख रहे होंगे ये लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर देखो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे लाइसोसोम जो है, जो हमारा पाचन शक्ति के अंदर, पाचक एंजाइम इसको बोलते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? एक पाचक एंजाइम होता है, डाइजेस्ट एंजाइम होता है, जो टूटे फूटे कोशिका अंगों को, हानिकारक पदार्थ और अपशिष्टों को पाचित करके कोशिका को क्या करते हैं? साफ करते हैं भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसके अंदर? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या आ जाते हैं? बाहर से बैक्टीरिया आ जाते हैं भोजन के साथ में। ठीक है, और वो जो बाहर से भोजन के साथ में जो बैक्टीरिया आते हैं
जो बाहरी पदार्थ आते हैं वो लाइसोसोम के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम क्या करते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देते हैं। और लाइसोसोम जो है एक बहुत ही पावरफुल क्या है, एक पाचनकारी, एक डाइजेस्ट एंजाइम है। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? व्हाट इज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल कॉल्ड? गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, अंत्यद्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया? तो राइट ऑप्शन रहेगा लाइसोसोम, ठीक है। देखो आप, ये कोशिका है, ये कोशिका की मेम्ब्रेन है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो है झिल्ली है। इसके अंदर होते हैं डाइजेस्ट एंजाइम यानी कि पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ वोन आउट सेल पार्ट्स, इनके टूटे फूटे भागों का क्या करता है, पाचन करता है। और अपशिष्ट का भी क्या करता है, जो डाइजेस्ट है उसको भी, वेस्ट को भी क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि यह टूटे फूटे भागों को पाचित करके आवश्यकता होने पर स्वयं को भी नष्ट कर सकती है। लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइड बैग of the cell because it can digest worn out parts and may even self destruct when required। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, कोशिका का बिजली घर किसको बोलते हैं? व्हाट इज द कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलेंगे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जैसे ये सेल है तो सेल के अंदर आप देख रहे होंगे ये पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा यानी कि एटीपी का उत्पादन करता है भाई, ठीक है, जो सभी कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि हमारी जो कोशिका है, कोशिका के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है। तो उन सेल को, हमारी कोशिका को ऊर्जा देने का काम कौन करता है भाई? किसी भी चीज या हमारी जो सेल कब काम करेगी, जब उसको ऊर्जा मिलेगी, जब उसको एनर्जी मिलेगी। और वो काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी यानी कि दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और जो बाहरी जो झिल्ली है, दोहरी झिल्ली होती है, जो बाहरी झिल्ली है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, स्पॉट होते हैं, यानी कि उसके अंदर छिद्र होते हैं। शरीर के अंदर जो नए रासायनिक यौगिक बनते हैं, नए केमिकल कंपाउंड बनते हैं, उनको बनाने में, ठीक है, और जो भी यांत्रिक क्रिया है उसके लिए एटीपी में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है कोशिका के द्वारा। और वही ऊर्जा कौन उत्पादन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, सेल पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। देखो आप देख रहे होंगे ये प्लास्टिड्स है, ठीक है। ये क्या है, बाहर वाला यहाँ पे सिंबल देख रहे होंगे, ये आउटर मेम्ब्रेन है, बाह्य झिल्ली है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी आप ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये आंतरिक झिल्ली यानी कि इनर मेम्ब्रेन है। और इससे आगे वाला जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हैं, क्या है, ग्राना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। जो plastids हैं are found only in plant cell. The plastids which contain chlorophyll pigment is called chloroplast. Chloroplast in plants are very essential for photosynthesis. तो सभी के सभी कथन इसके अंदर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है। यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल करके पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करता है, संपन्न करता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें? डी ऑप्शन, यानी कि सभी के सभी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला क्या बोला, जंतु कोशिका में रस धानियां छोटी होती हैं, ठीक है। ये बोला कि जो वैक्यूल्स हैं आर स्मॉल इन एनिमल सेल वेयरएज इन प्लांट सेल दे आर वेरी लार्ज। पादप कोशिकाओं की रसदानिया में कोशिका द्रव्य भरा होता है। द वेल्कनोज ऑफ प्लांट सेल आर फिल्ड विद सेल सेप। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। मैनी सबस्टांस एसेंशियल, यानी कि प्लांट्स के लिए जो सबस्टांस एसेंशियल हैं वो पाए जाते हैं मेरे दोस्तों वैक्यूलोज के अंदर, यानी कि रसधानी के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे रसधानी यानी कि वैक्यूलोज, ये क्या है, प्लांट सेल है। जो चित्र देख रहे हैं प्लांट सेल है, इसके अंदर भाई कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म भी होता है, वैक्यूलो होता है और कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है। उसी प्रकार यहाँ पे आप एनिमल सेल देख रहे होंगे, इसके अंदर जो रसधानियां होती हैं, जो वैक्यूलोज होती हैं, वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं। इसके अंदर तो आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी शेप है प्लांट सेल के अंदर तो, लेकिन एनिमल के अंदर इनकी जो शेप है बहुत छोटी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी के सभी कथन सही हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस
ऑफ वोल्केनो इन प्लांट्स, यानी कि वैक्यूलोज की प्लांट्स के अंदर क्या महत्वपूर्ण भूमिका है रसधानी की। रसधानी में क्या होता है भाई, कोशिका द्रव्य होता है, सेल सैप भरा होता है और यह पौधों को आवश्यक पदार्थों के भंडारण में सहायता करती है। यह कोशिका को तगर बनाए रखने और आकार देने में भी मदद करती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, तंत्रिका कोशिकाएं कौन से संदेशों की वाहक होती हैं? ठीक है, यानी कि एक टॉपिक स्टार्ट हो गया यहाँ से टिश्यूज वाला, उत्तक से संबंधित ये आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया, टिश्यू जिसको हम बोलते हैं। विच मैसेज आर कैरिड बाय नर्व सेल, नर्व सेल के द्वारा भाई रक्त ऑक्सीजन यानी कि ब्लड ऑक्सीजन, फूड हार्मोन्स, अपशिष्ट यानी कि वेस्ट, तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तंत्रिका कोशिकाएं जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, शरीर के विभिन्न भागों के बीच संदेशों का संचार करती हैं। नर्व सेल ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मेरे दोस्तों देखिए, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो मल्टी सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर लाखों कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, बहुत सारी लाखों कोशिकाएं होती हैं और इनमें से जो अधिकतर कोशिकाएं हैं कुछ ही कार्य को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। लाखों में से कुछ ही होती हैं जो कार्य को पूरा कर पाएंगी और एक विशेष कार्य कोशिकाओं का एक समूह होता है, यानी कि उनका एक कार्य बंटा होता है, भाई तेरे को ये कार्य, तेरे को ये काम है, तेरे को ये करना है। ठीक है, कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को पूरा संपन्न करने के लिए पूरा एकदम सक्षम होते हैं। मनुष्य में जो पेशीय कोशिका है, ठीक है, जो मस्कुलर जो सेल है वो फैलती भी है और सिकुड़ती भी है, जिसे उसको क्या मिलती है, गति मिलती है। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिका क्या करती है, संदेश वाहक होती हैं। ये ब्लड को, ऑक्सीजन को, भोजन को, हार्मोन को, अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, तने की परिधि या मूल में वृद्धि किसका कारण है भाई? द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इज कॉज्ड बाय, वो किसके कारण है, वो पार्श्व विभज्योतक के कारण, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम के कारण। पार्श्व विभज्योतक जिसको हम कैम्बियम बोलते हैं, तने और मूल में द्वितीयक वृद्धि करता है, जिससे तने की मोटाई और मूल की मोटाई बढ़ती है। जैसे तने की परिधि या मूल में वृद्धि, आप देख रहे होंगे जैसे ये कोई बी पेड़ जब बढ़ता जाता है तो उसका तना भी मोटा होता जाता है। ठीक है, किसके कारण होता है, पार्श्व विभज्योतक के कारण, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम के कारण। भाई लेटरल मेरिस्टेम जिसको आप कैम्बियम भी बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होता है स्टेम एंड रूट का, यानी कि इंक्रीज इन गर्थ। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। और आप जब देखो, जब कोई भी पेड़ का जब तना काटा जाता है तो उसके अंदर ऐसे धारियां धारियां अलग अलग बनी होती हैं, जैसे आप इमेज के अंदर भी देख रहे होंगे, एक अलग अलग प्रकार की। ठीक है, जो बाह्य उसको हम बोलेंगे कारक बोलते हैं, यानी कि जो बाहर का हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कारक। जैसे आपका पेड़ हो गया, ठीक है, पेड़ के अंदर जो एक और लाइनिंग आएगी उसको हम कार्क बोल देंगे, उसके अंदर फिर आगे वाला क्या बोल देंगे, फ्लोएम बोल देंगे। ठीक है, फ्लोएम उत्तक होता है जो क्या करता है, तने से पौधों को पानी पहुंचाने का काम करता है, भोजन पहुंचाने का। विभज्योतक होता है उसके बाद में जाइलम उत्तक होता है और फिर ये मूल तना, बाहर वाला क्या होता है, मूल तना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, पत्तियों के आधार में या टहनी के परव के दोनों ओर उपस्थित विभज्योतक कौन सा है? तो अभी आपको बताया मैंने, द मेरिस्टेम प्रेजेंट इन द बेस ऑफ लीव्स, यानी कि जो पत्ती होती है, ये आप पत्ती देख रहे होंगे और ये इसका क्या है, तना है पत्ती का। ठीक है, इसके सारे ये लटकी हुई हैं पत्तियां। ऑन बोथ साइड ऑफ द नोड ऑफ द ब्रांच इज कॉल्ड, हम उसको क्या बोलेंगे, देखो ये क्या है, नोड है। ठीक है, ये पत्ती का क्या है, आधार है, लीफ बेस है, और ये टहनी है, बीच वाली जो मैंने आपको बताया टहनी है, और ये इसके क्या है, नोड है, यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे ये। ठीक है, तो इसने बोला पत्तियों के आधार में या टहनी के परव के दोनों ओर उपस्थित विभज्योतक, वो कौन सा होता है भाई, वो होता है अंतर्विष्ट विभज्योतक, यानी कि इंटरकैलेरी मेरिस्टम बोलते हैं, इंटरकैलेरी मेरिस्टम बोलते हैं। पार्श्व विभज्योतक वह विभज्योतक है जो तने या टहनी के परव के दोनों ओर तथा पत्तियों के आधार में पाया जाता है, जो तने की मोटाई में बढ़ाने में काम आता है। ठीक है, इंटरनोड दोनों ओर उपस्थित होते हैं, भाई इसके अंदर पार्श्व लिखा है इसने। ठीक है, तो इंटर लिखना चाहिए, इंटरकैलेरी मेरिस्टम आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, लेकिन यहाँ पे इसने डेफिनेशन दे दी पार्श्व विभज्योतक की, लेटरल मेरिस्टम की। तो लेटरल नहीं होता, इंटरकैलेरी मेरिस्टम होता है, अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है। ठीक है, जो दोनों ओर मौजूद होता है। तो डी ऑप्शन लगाओगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट बताइए,
जब कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं तो इसको क्या बोलते हैं? व्हेन सेल लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड इट इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे स्थायी ऊतक, यानी कि परमानेंट टिश्यू। जब कोशिकाएं विभाजित होने की स्थिति खो देती हैं तो वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं और अपने कार्य में विशेष रूप से कुशल हो जाती है। व्हेन सेल लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड दे फॉर्म परमानेंट टिश्यूज एंड बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर फंक्शन। विभाजित होती कोशिकाएं, जैसे आप देख रहे हैं विभाजन हो रहा है इनका, ठीक है, यहाँ पे विभाजित होना बंद कर चुकी है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, यानी कि स्थायी ऊतक का ये निर्माण करती हैं। ऑक्सीजन किसके द्वारा अवशोषित होती है? बाय व्हाट इज ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड? ब्लड, हीमोग्लोबिन, लंग्स या हार्ट? ठीक है, तो देखो, वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन थ्रू आवर लंग्स। भाई हम जब ऑक्सीजन को श्वास के माध्यम से फेफड़ों के अंदर लेते हैं और फेफड़ों की जो वायु के उसमें वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन थ्रू आवर लंग्स इन द एल्वेलो ऑफ लंग्स ऑक्सीजन डिजोल्व इन द ब्लड। ऑक्सीजन जो है फेफड़ों की वायु कोश जो है उसके अंदर ऑक्सीजन ब्लड में घुलकर हीमोग्लोबिन के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाई जाती है। तो यही इसने पूछा है कि जो ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा अवशोषित होती है? तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के द्वारा अवशोषित होती है, ठीक है। अवशोषित कौन करता है? ब्लड करता है। फिर ब्लड में पहले ये घुल जाती है ऑक्सीजन ब्लड के अंदर। पहली बात तो मैंने आपको बताया ये हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों के माध्यम से ये क्या है? इसके वायु कोश हैं, ठीक है। ये इसके क्या है? वायु कोश हैं, जिसको हम एल्वेली बोलते हैं, एल्वियोली ऑफ लंग्स, इसके वायु कोश हैं। इसके अंदर जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, तो ये इसके अंदर जमा हो जाती है। जमा होने के बाद में ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है ब्लड के अंदर एंड इट ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या की जाती है? बॉडी के पार्ट्स के अंदर पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो लेकिन अवशोषित कहां पर होती हैं? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कहां पर होती हैं? रक्त के अंदर होती हैं, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इनमें से कौन सोजी ऊतक के उदाहरण है? ठीक है, देखो, एपिथेलियम, पेशीय, ब्लड या उपयुक्त सभी। सोजी ऊतक का उदाहरण भी इनमें से एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है ब्लड, ठीक है, रक्त, यानी कि ब्लड एक द्रव सोजी ऊतक है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस बिटवीन देम भी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एपिथेलियम, एपिथेलियम एक सोजी ऊतक नहीं है, दिस इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू। सोजी ऊतक भाई पेशीय बोल रहा है, पेशीय भी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, पेशीय। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ब्लड, ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे केवल और केवल कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रक्त हो गई, या आपकी पेशियां भी होती है वैसे, ठीक है, मसल्स भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मसल यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा, एक सोजी ऊतक नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि ब्लड। नेक्स्ट बताइए, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक कौन से हैं? तो ये द टिश्यू दैट कवर द बॉडी ऑफ एनिमल्स और प्रोवाइड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन इज, वो ऊतक है मेरे दोस्तों एपिथेलियम। एपिथेलियम ऊतक जंतुओं के शरीर की बाहरी सतह को ढकता है और उन्हें धूल, रोगाणु, जल की हानि से आदि से बचाता है। एपिथेलियम टिश्यूज कवर द बॉडी सरफेस ऑफ एनिमल्स एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डस्ट, जर्म्स और वाटर लॉस, ठीक है। यह ऊतक शरीर की बाहरी सतह को ढकता है और रक्षा करता है, एपिथेलियम। वहीं पे अगर मैं बात करूं पेशीय ऊतक की, मसल की, मसल टिश्यू की, ये ऊतक क्या करता है? शरीर के अंगों की गति में सहायता करता है, ठीक है। अंगों की गति, भाई मसल के कारण ही आपका शरीर गति करता है। वहीं मैं बात करूं ब्लड की, ये ऊतक शरीर में द्रव रूप में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। सोजी की अगर मैं बात करूं, यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू को उसको बोलते हैं। दिस टिश्यू कनेक्ट्स एंड सपोर्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? इसमें ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अस्थि किस ऊतक का उदाहरण है? विच टिश्यू इज बोन एन एग्जाम्पल ऑफ?
एपिथेलियम का या मस्कुलर का, ब्लड का या कनेक्टिव का? तो राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों ये कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। ठीक है, अस्थि जो है एक श्योंजी ऊतक का उदाहरण है, क्योंकि ये शरीर को संरचना, सुरक्षा और समर्थन प्रदान करता है। कनेक्टिव टिश्यू भी तो यही काम करता है, हमारे शरीर को जोड़ने का काम करता है। बोन इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ठीक है, एपिथेलियम तो आपके शरीर के बाहरी रक्षा करता है। ठीक है, और पेशिया क्या करता है भैया, आपके शरीर को गति प्रदान करता है। और ब्लड तो क्या करता है भाई, आपके शरीर में जो भी परिवहन है भोजन का या किसी भी चीज का, ऑक्सीजन का, वो पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य सोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? देखो जैसे ये आपकी हड्डी है, ठीक है, ये यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे टिश्यू है, इसके माध्यम से बोल रहे हैं कि ये जुड़ी होती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या नाम देते हैं? उसको बोलते हैं स्नायु, यानी कि लिगामेंट बोलते हैं। टू स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू ईच अदर इज कॉल्ड लिगामेंट। यानी कि जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग दो फ्लेक्सिबल जो हड्डी है, स्ट्रॉन्ग जो हमारी हड्डी है, अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला मजबूत और लचीला होता है श्योंजी तक, उसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यानी कि अगर आपकी हड्डियों का लिगामेंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा किसी के घुटने दर्द करने लगते हैं, तो वो किसके कारण ही करते हैं? लिगामेंट के कारण। ठीक है, लिगामेंट भी जैसे बेरिंग के अंदर ग्रीस देते हैं ना, ग्रीस, तो बेरिंग तभी अच्छे से चलता है, तो उसी प्रकार लिगामेंट भी यही काम करता है। अगर लिगामेंट के अंदर जो द्रव रहता है अगर वो खत्म हो जाता है, तो आपका जो है घुटने दर्द करने लगते हैं, बाद में आपको जो है लिगामेंट चेंज करवाना पड़ता है। नेक्स्ट बताइए, उपास्थि कहाँ उपस्थित नहीं होती है? वेयर इज कार्टिलेज नॉट प्रेजेंट? भाई कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है? नोज में, ईयर में, थ्रोट में या ब्लड में? ठीक है, ये आपकी नोज है, ये आपके ईयर मेरे दोस्तों, ईयर के अंदर ये मौजूद होती है। यहाँ पे नोज के अंदर भी उपास्थि जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, और थ्रोट यानी कि कंठ के अंदर भी होती है, जो आप ये ब्लू ब्लू कलर देख रहे हैं, लेकिन ब्लड के अंदर नहीं होती है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उपास्थि भी क्या है भाई? आपका कार्टिलेज भी क्या है? एक अन्य प्रकार का श्योंजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। और ये किससे बनी होती है? प्रोटीन और शर्करा से ये बनी होती है, शुगर से ये बनी होती है, और आपकी हड्डियों का जो जोड़ है उसको चिकना बनाती है। ठीक है, उसको चिकना बनाने का काम करती है उपास्थि। उपास्थि आपके नाक, कान, गले, आपकी श्वास नली, ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कान को आप मरोड़ तोड़ सकते हैं, लेकिन हाथ की अस्थि को नहीं, ठीक है, हड्डी को नहीं, जो हाथ की हड्डी है उसको नहीं मोड़ पाओगे। ठीक है, बीच में से क्या मोड़ दोगे? जैसे आपकी हथेली के इधर होती है तो नहीं मोड़ पाएगी, तो वहां पे नहीं होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? रक्त, ब्लड के अंदर ये नहीं होती है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला बोल रहे हैं कि पेशिया ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। मस्कुलर टिश्यूज इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल। ठीक है, पेशिया ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। मस्कुलर टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। कुछ पेशिया ऊतक को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। सम मस्कुलर टिश्यू कैन बी मूव्ड वॉलंटियरली बाय अस। तो तीनों के तीनों कथन इसके अंदर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे वॉलंटरी कंट्रोल, जिसको आप जैसे स्वैच्छिक पेशिया ऊतक, स्केलेटल मसल, ठीक है, स्मूथ मसल, उनको हम स्मूथ मसल को क्या बोलेंगे? इनवॉलंटरी कंट्रोल। अनैच्छिक नियंत्रण, इनके हमारा इच्छा के अनुसार नियंत्रण नहीं होता है। कार्डियक मसल भाई ये भी कैसी है? इनवॉलंटरी कंट्रोल है। तो अगर हमारा कार्डियक मसल के ऊपर कंट्रोल होता तो हमको हार्ट अटैक भी नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो पेशीय ऊतक है, जो मस्कुलर टिश्यू है, वो लॉन्ग सेल का बना होता है और उसके अंदर मसल फाइबर होता है। ठीक है, इसलिए इसको मसल फाइबर यानी कि पेशीय रेशा भी इसको कहा जाता है। हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, और ये पेशियों के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। ठीक है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहा जाता है, जो आपके हड्डियों को संकुचन करने में, प्रसार करने के लिए यानी कि गति प्रदान करता है। और कुछ मसल को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में जो पेशियां हैं वो अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता करने पर उनको गति करा सकते हैं, हाथ को मोड़ सकते हैं इधर उधर। ठीक है, या उनकी गति को हम रोक भी सकते हैं। तो राइट ऑप्शन भाई डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अनैच्छिक पेशियां किस में पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवॉलंटरी मसल फाउंड? आंख की पलक यानी कि आईलिड के अंदर,
यूरेटर के अंदर, ब्रोंची ऑफ लंग्स यानी कि फेफड़ों की सवसनी, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि जो आपकी मूत्र वाहिनी है, जो आपकी यूरेटर है, ये इनवॉलेंटरी मसल के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ब्रोंची ऑफ लंग्स, आंख के लीड। अनैच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं? इनवॉलेंटरी मसल आर दोज मसल विच वर्क ऑटोमेटिकली, वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। आप भाई आंखों को अगर रोकना चाहोगे तो नहीं रोक पाओगे, वो अपने अपने काम करती है ऑटोमेटिक, विदाउट अवर विल, सच एज यूरेटर, ब्रोंचिल और आईलिड। ठीक है, अगर आपकी मूत्रवाहिनी, अगर आपको पेशाब आ रहा है तो करना ही पड़ेगा, यानी कि आपकी स्वेच्छा के अनुसार जो काम नहीं करती उसको ही हम क्या बोलते हैं भाई? इनवॉलेंटरी मसल बोलते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, कार्डिक पेशी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ठीक है, कार्डिक पेशी का उदाहरण बताइए। आंख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की सवसनी। तो यहाँ पे पूछा गया कि कार्डिक हृदयक पेशी का उदाहरण। कार्डियक हार्ट मसल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भाई ये तो किसका एग्जाम्पल है? तो हार्ट से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द वॉल ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, यानी कि जो आपकी हार्ट की जो वॉल है वो किससे बनी होती है? यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कार्डियक मसल की बनी होती है। विच कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी होती है, एंड हेल्प इन द पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पंपिंग करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन का आपको चयन करना है। पहला क्या बोल रहे हैं? तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं। द सेल ऑफ नर्वस टिश्यू आर वेरी क्विकली एक्साइटेबल। ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व आर ऑल मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। द सेल ऑफ नर्वस टिश्यूज आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स। तो सभी के सभी कथन इसके अंदर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई सभी स्टेटमेंट आपको याद करनी है। ये पूछा जाता है कि द सेल ऑफ नर्व टिश्यू आर वेरी क्विकली एक्साइटेबल, तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तक से बनी होती हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताइए कि कौन सी उत्तकों की बनी होती है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं। तो तंत्रिका उत्तक की बनी होती हैं, नर्वस टिश्यूज की बनी होती हैं। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है भाई? या तो उनको तंत्रिका कोशिका कहा जाता है यानी कि नर्व सेल कहा जाता है, या उनको न्यूरॉन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपने को परिवर्तित करती है। गति, स्पीड, फोर्स, डायरेक्शन और शेप। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी क्या चेंज करेगी भाई? स्पीड चेंज करेगी। भाई कोई वस्तु को गति में हम कब मानेंगे? जब वो समय के अनुसार अपनी क्या करेगी? स्पीड चेंज करेगी। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन ओनली व्हेन इट चेंज इट डायरेक्शन विद टाइम। ठीक है, विद टाइम। गति, बल, दिशा, तो डायरेक्शन आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। दैनिक जीवन में कुछ वस्तुएं आपने देखी होगी, ऐसे ही रहती हैं। कुछ आपने जैसे एक जगह पे देखी होंगी, जैसे गाड़ी है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, जैसे गाड़ी चल रही है। ठीक है, कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपने को परिवर्तित करती है। क्या परिवर्तित करती है? डायरेक्शन परिवर्तित करती है। ठीक है, अपनी स्थिति को भी परिवर्तित करती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं। ये बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बल के द्वारा यानी कि फोर्स के द्वारा, या गति के द्वारा। बाय फिक्सिंग ए रेफरेंस पॉइंट, या नन ऑफ दीज। ठीक है, देखिए किसी वस्तु की स्थिति को कैसे व्यक्त करेंगे? बाय फिक्सिंग ए रेफरेंस पॉइंट। किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक निर्देश बिंदु निर्धारित किया जाता है और उसके सापेक्ष वस्तु की दूरी बताई जाती है। यानी कि मान के चलो भाई, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, तो वहां से वो कोई वस्तु है, वो कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक गई है वो, तो कहाँ से वो चली थी, तो वही रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा उसके। ठीक है, तो टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेफरेंस पॉइंट इज chosen and the distance of the object is measured with respect to that point। तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, या मेरे दोस्तों ऑल ऑफ द अबोव। देखिए गति का सबसे जो साधारण प्रकार है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन। सरल रेखीय गति वह गति जिसमें कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, वस्तु की प्रारंभिक व
अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई जैसे कोई आदमी है, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे था, बाद में उसके घर पे यहाँ पे पहुंच गया, ये उसकी फाइनल पोजीशन हो गई। ये बोला कि जो बीच का जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मिनिमल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए भाई। पहला क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, बोले कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस की। ये तो गलत है भाई। क्यों? देखो कोई आदमी यहाँ पे था और ये एक पेड़ है, ठीक है। बोले विस्थापन दूरी के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के कैसे इक्वल हो सकता है? जैसे यहाँ पे कोई आदमी एक यहाँ से घर पे यहाँ से घूम के गया, और हो सकता है वो यहाँ से भी गया हो, या हो सकता है वो सीधा गया हो, तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप अपने घर पे जा रहे हो, एक तो आपको एकदम शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे हो, या आप कहीं से घूम के जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। दूरी के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। ठीक है, विस्थापन मैंने आपको बताया वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो भी जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नॉट बी जीरो। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो केवल और केवल इसमें से सही कथन कौन सा है? दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये तय की गई दूरी है, ये मेरे दोस्तों विस्थापन है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो भी जीरो, जीरो हो सकता है। ठीक है, मान के चलो जैसे डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए आप दे रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे कोई आदमी ओ बिंदु से चला और उसको जाना है ए पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए से बी है, तो उसको ओ से ए वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी, यानी कि उसने मान के चलो 60 किलोमीटर चला, वो 60 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, और ओ से ए तथा दोबारा फिर वो ए से बी, ए से बी उसने दूरी तय करी भाई, जैसे यहाँ से यहाँ, फिर दोबारा ए से बी गया वो। ठीक है, तो ये दूरी मान के चलो उसने कितने कर ली? 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा? 60 और 25 कितना हो जाएगा? 85 किलोमीटर। लेकिन जो विस्थापन है उसका परिणाम कितना रहेगा? 35 किलोमीटर ही रहेगा। कितना रहेगा? 35 किलोमीटर होगा। भाई 25 वो था और 60 किलोमीटर की उसकी वो दूरी होगी, तो 60 प्लस के 25 कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो परिणाम है वो 35 किलोमीटर होगा। इसलिए जो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो रिजल्ट है वो 35 किलोमीटर तय की गई दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि वो डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। और गति के दौरान यानी कि स्पीड के दौरान डिस्प्लेसमेंट का जो परिणाम है वो जीरो हो सकता है, लेकिन जो तय की गई दूरी है वो दूरी नहीं हो वो जीरो नहीं हो सकती है। नेक्स्ट बताइए, समान समय में तय की गई खालिस्तान को क्या बोलते हैं? समान समय में, तो उसको हम बोलेंगे एक समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम बराबर है यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, जैसे एक सेकंड में आप यहाँ से, एक सेकंड में ये कार यहाँ से यहाँ तक गई 20 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में भी 20 मीटर, अगले एक सेकंड में भी 20 मीटर, यानी कि एक समान गति से वो चल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। अगर समान समय में, अगर जो समान तय की गई जो दूरी है अगर अलग है तो उसको क्या बोल देंगे? असमान बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे उसको? असमान बोल देंगे, यानी कि हम इसको क्या बोल देंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और असमान यानी कि अगर उसकी दूरी जो है और जो समय है अगर वो अलग-अलग है। नेक्स्ट बताइए, समान समय में भिन्न-भिन्न तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे? एग्जांपल भी आ गया, असमान आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? असमान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। जैसे यहाँ पे कार है, 1 सेकंड में यहाँ से 20 मीटर गई, फिर अगली 1 सेकंड में 30 मीटर गई, ठीक है, अगली 1 सेकंड में 40 मीटर, तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम बराबर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑप्शन नंबर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए, चाल का मात्रक क्या है? इसने पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट, स्पीड आप किसके अंदर मापते हो? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
देखो, चाल किसके अंदर मापते हो? स्पीड। स्पीड बराबर है डिस्टेंस कवर्ड यानी कि तय की गई दूरी बटे में टाइम, कितना टाइम लिया गया है, ठीक है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर, देखिए यहाँ पे ms-1 लिखा है, ठीक है? ms-1 लिखा है। चाल का अन्य मात्रक अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूँ तो सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर इसको हम प्रेफ़रेंस देते हैं। बात एक ही है, ये जो ms-1 लिखा है इसको हम ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 1 हट जाता है, ठीक है? यहाँ पे 1 हट जाता है, इसको हम बटे में ले लेते हैं तो -1 हट जाता है, लेकिन ये भी सही है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, तय की गई कुल दूरी बटे में कुल कितना समय उसने लिया है। अगर घंटे में अगर मैं बात करूँ तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, किलोमीटर पर आ जाएगा, लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों के दोनों इसके अंदर सही हो सकते हैं। नेक्स्ट, एक निश्चित दिशा में चाल को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द स्पीड इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन कॉल्ड? उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन, मोशन, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी क्लासेस को टाइम से ज्वाइन करिएगा। हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स डेली सुबह 7 बजे, इंडिया जीके सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट लाइव रात को 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 8813058810 230 में हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट की कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।